नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मसरूर जावेद और मैं हूं जहांगीर खटक। जहांगीर, आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं और आज का फॉर्मेट तो आपको मालूम है कि हमेशा वही होता है कि हम वीडियो कॉलर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो क्यों ना शुरू में इस सवाल को हम देख लें कि हमारे लिए उन्होंने आज क्या सवाल भेजा है और नाज़रीन की सहूलत के लिए भी, और उसके बाद फिर गुफ्तगू होती रहेगी। ज़रूर। तो नाज़रीन आइए देखते हैं हमारे एक वीडियो कॉलर ने हमारे लिए क्या सवाल भेजा है। मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद फ़ारूक है और मैं 10-12 साल से ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अमेरिका में अपनी फ़ैमिली के हमरा मुकीम हूँ। और पूरी दुनिया की तरह बेरोज़गारी में जिस तरह इजाफ़ा हुआ है, अमेरिका भी इससे मुतासर हुआ है। और जो अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो भी इन हालात से दो चार हैं और मुतअद्दिद पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। और वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या पूरी दुनिया की तरह जिस तरह हम लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, क्या आप कुछ हमें बताएंगे कि हम किस तरीके से कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हमारी बेरोज़गारी में कमी हो और हम रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें। और क्या कोई आप ऐसा सेक्शन जो है एम्बेसी में खोल रहे हैं जो हमें ये बताए कि हम कौन सा काम करें जिससे हम अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें और उससे अमेरिका की मईशत भी और पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा हो। जी जहांगीर, सवाल ख्वाजा साहब का आपने देखा और वो पाकिस्तान के जो इकानमिकल सिचुएशन है या जो इक़्तिसादी हालात हैं उन पर उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम जब देखते हैं पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात, तो ज़रा सा हम एक तक़ाबली जायज़ा लेते हैं शुरू से। तो आप देखिए कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल सिचुएशन थी या इक़्तिसादी हालत थी वो 1960 में एक मिसाली थी, जब अयूब खान की हुकूमत थी। और उस वक्त पाकिस्तान का शुमार जो था वो दुनिया के 10 बेहतरीन ग्रो करने वाले, इकनॉमिकली ग्रो करने वाले ममालिक में शामिल होता था। बेशक। लेकिन इसके बाद फिर ये हुआ कि जो ज़्यादातर पाकिस्तान से इस वक्त जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, आपने देखा होगा कि उसमें टेक्सटाइल है, केमिकल है, सीमेंट है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं और स्पोर्ट्स गुड्स हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत ने इस वक्त सरमायाकारी के जो मंसूबे मुतारिफ़ कराए वो इतने पुरअसर और जाज़िब नज़र थे कि IMF ने उसकी मंजूरी दे दी। अच्छा, यहाँ IMF का जब जिक्र आया तो मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि IMF की एक हालिया रिपोर्ट आया हुई है जिसमें पाकिस्तान का नंबर जो है 181 ममालिक में 47वें नंबर पर है इक़्तिसादी हालत के एतबार से, इन बुरे हालात में भी। अच्छा, और परचेजिंग पावर के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 27वें नंबर में शुमार होता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि 1960 में हमारी बड़ी रोल मॉडल थी, यहाँ तक कि कोरिया जैसे मुल्क ने, जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात थे और जो पॉलिसी थी उसकी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि कॉपी की और उसको अपनाया और आज वो कहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1965 और 1971 की जो जंग हुई उसने पाकिस्तान की मईशत पर बहुत बुरा असर डाला और उससे मुल्क जो था काफ़ी इक़्तिसादी दबाव में आ गया। लेकिन 1980 में फिर ये हुआ कि अफ़गान वार जब शुरू हुई तो हमें ज़र मुबादला जो था बाहर से इमदाद की शक्ल में, और जो पाकिस्तानी जो थे उन्होंने ज़र मुबादला की तरसील जो थी शुरू की, तो उसकी वजह से हमारी इकानमी को कुछ संभाला मिला। लेकिन उसके बाद फिर किस्मत देखिए कि 1997 में पाकिस्तान को एटमी धमाका करना पड़ा और उस एटमी धमाके के नतीजे में पाकिस्तान की जो गैर मुल्की इमदाद थी वो बंद कर दी गई। मसरूर, ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो हिस्सा है जब बेशक के पाकिस्तान उस ज़माने में काफ़ी अच्छी उसकी एक्सपोर्ट्स भी थी जी। और मईशत की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर थी। लेकिन अगर हम आज की सूरत हाल पर नज़र डालें तो नज़र कुछ ऐसा आता है कि कुछ हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। लेकिन आप देखिए ना, आज तो आप जब जाएं, पहले जब तक का आपका पुराना पिछला आपका देखने लें, 9/11 के बाद जो अफ़गान महाजरीन की आमद पाकिस्तान शुरू हुई उसकी वजह से पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत की कमर बैठ के रह गई। वो तो देखें, वो तो एक इलाकाई हालात थे, बेशक कि उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को हर्ट लेकिन किया। कुदरती हालात भी इसमें ये कि 2010 और 2009 में जो सैलाब आया उसने, और 2005 में जो ज़लज़ला आया उसने भी पाकिस्तान की मईशत पर बहुत बुरा असर डाला। बेशक उसने बहुत बुरा असर डाला। लेकिन देखें, ये तो पाकिस्तान एक एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन जो कुदरती आफात हैं इन्होंने हमें हर्ट किया है,
مثلاً 2010 کے جو فلڈز تھے اس نے تقریباً 20% کاٹن کی ہماری کراپ کو برباد کر دیا تھا. لیکن جو 80% تھی ہم نے اس پہ کتنا کیپٹلائز کیا. آپ دیکھیں پاکستان کی جو امریکہ کے لیے ایکسپورٹ ہے, امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ اس وقت کوئی $5.5 ارب کے قریب ہے, جس میں پاکستان امریکہ کو تقریباً $3.5 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ کرتا ہے, اور امریکہ سے تقریباً 1.9 بلین یا تقریباً $2 ارب کی امپورٹس کرتا ہے. جو پاکستان امریکہ سے امپورٹس کرتا ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ دفاعی ساز و سامان کی ہے, جبکہ جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ان میں لیڈنگ ہے, 60% سے زیادہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں. اور لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو پاکستان کی جو ہماری جو پروڈکٹس ہیں, جو ایکسپورٹس ہیں, وہ تقریباً ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہیں. دیکھیے آپ نے 5 سال کی بات بڑی اچھی کی. آپ اگر 2007 میں ہماری جی ڈی پی دیکھیں تو 9% تھی, لیکن اس وقت تقریباً 4 پوائنٹ سمتھنگ کے قریب ہے. تو دیکھیے اس جی ڈی پی اور 2010 کے بعد میں 2011 کی بات کرتے ہوئے تو میں بہت ڈرتا ہوں, کیونکہ اس قدر خراب صورتحال ہو گئی ہماری پاکستان کی برآمدات کی کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بڑا دل دہلتا ہے. بالکل, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ آخر ایکسپورٹ کے لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کا تقابلی جائزہ انڈیا یعنی بھارت اور بنگلہ دیش سے کر سکتے ہیں, جو ہمارے علاقے کے خطے کے ممالک ہیں. بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا. بنگلہ دیش کی جو امریکہ کے ساتھ اس وقت جو تجارت ہے وہ اس وقت امریکہ کو تقریباً $4.2 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور تقریباً جو ان کی امریکہ سے امپورٹس ہیں وہ صرف $577 ملین ہیں. لہٰذا ان کا جو ٹریڈ سرپلس ہے وہ بے تحاشا یعنی آلموسٹ $3 ارب ہے. اسی طرح جو بھارت ہے وہ 2010 میں اس نے امریکہ کو تقریباً $29.5 ارب کی ایکسپورٹس کی, اور تقریباً $19 ارب ہم بات کی کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ٹیکساس سے آصف ہیں اس وقت, تو دیکھتے ہیں ذرا آصف صاحب ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. آصف صاحب, میں آپ کو آپ کی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. میں ہیوسٹن ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں. میں پچھلے 8 سال سے جو ہے ایکویٹیز اور ڈیریویٹو مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کرتا ہوں. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر فرام دیٹ پرسپیکٹو کہ کیا کیا مسئلے یو ایس اور اسپیشلی پاکستان کے سامنے نظر آ رہے ہیں. نمبر 1, آپ کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 30 to 35% ایٹ دا ریلیز آف دا انیشیل بجٹ ہے. اس کے بعد جو ہے بعد میں جو منی بجٹس نکلتے ہیں, آئی ہیو ایون کیپٹ ٹریک کہاں تک جا کر اس کا فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ سیٹل ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز ہیں, جسے ہم پی او پی کہتے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ فار انٹرنیشنل ٹرانزیکشن, اس کے اندر بھی ہم ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور دے آر سیٹلڈ ان یو ایس ڈالر. تو اگر اف ڈالر از ایکسٹریکٹڈ آؤٹ آف دیٹ پورشن آف دا اکانومی, پاکستان بیسکلی کمز ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ. The money supply has to be a locally created thing. That's the definition of sovereignty. دوسرا جو ہے آپ کی جو وہاں کی کرنسی ہے پاک روپی, the reason why capital is being sucked out is because the government, the Pakistani government is killing آپ کا the Pakistani money supply via inflation. That's a tax that everyone pays, especially the lowest class. اور تیسری چیز جو ہے آپ کی وہاں پر کمرشل بینکنگ, اس کے اندر چلے خیر میں کامنٹ شیئر کروں گا. اینڈ نہیں آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, آپ جاری رکھیں. جی اچھا جاری رکھو. تیسرا چیز جو ہے آپ کا کمرشل بینکنگ ہے. میرے خیال سے آپ کا جو ان کا جو منی سپلائی ہے دیٹ ہیز ٹو بی اسٹیٹک, پیورلی اسٹیٹک. آپ جو ہے ہر جیسے فار ایگزامپل آپ پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنا بجٹ بیلنس کر لے, اور اس کے بعد اناؤنس کہ بھائی ایوری سنگل 5,000 روپی نوٹ بی بیکڈ بائی 1 گرام آف گولڈ. آصف صاحب یہ بتائیے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بیلنس کا سوال, یہ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ اس کو بیلنس کیسے کریں؟ بالکل سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ اس طرح کی چیزیں کبھی خود نہیں کرے گی, کوئی اپنے پیر پر کلاڑی نہیں مارتا. The fact is, they talk about revolution. A revolution doesn't come overnight. Revolution, every single citizen have to take a part in that. The reason how they can take a part in that, instead of accepting, this is very powerful, sir. This is the core of the revolution.
if every single Pakistani tomorrow morning says we will not accept the government issued आसिफ साहब एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहूँगा कि आपने बहुत दुरुस्त बात की। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा, बाकी तो बहुत सारे मसाइल हैं, इकॉनमी को जो हमारी इकॉनमी के जो मैनेजर्स हैं, ऑफ कोर्स वो शायद उसको उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे जैसा कि हमारी ख्वाहिश है, जैसा कि पूरी दुनिया की ख्वाहिश है। लेकिन उसके साथ जो काफ़ी सारे मसाइल में एक बड़ा मसला जो नज़र आता है वो हमारा फिस्कल इम्बैलेंस भी है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ रहा है। तो होता क्या है कि जो रुपी है, टू मेनी रुपीज़ आर चेजिंग वन प्रोडक्ट। लेकिन जहांगीर, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकानमी पे जो इस वक्त सबसे बड़ा दबाव है वो टेररिज्म की वजह से जो हमारा सरमाया है वो बैरूनी ममालिक, ख़ास तौर से हांगकॉन्ग और बांग्लादेश और दुबई जा रहा है। तो इस टेररिज्म ने हमको तबाह करके रख दिया और जो हमारी इक़्तिसादी हालत है उसको बर्बाद करके रख दिया। हमें जब से ये शुरू हुआ है $52 बिलियन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। जो इंटरनेशनल इदारे थे उन्होंने कहा कि जी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें पीनट भी नहीं दिए। बिल्कुल मसरूर, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है और हमारे साथ नाजरीन ब्रेक के बाद मोहम्मद असलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ पर पाकिस्तान होजरी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर कायम किया गया न्यूयॉर्क में, जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कायम किया गया है। हम उनसे बात करेंगे। सो विल मीट यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।